हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नया टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। क्लास 12 का ये हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है जो आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए जानते हैं इसके बारे में टोटल डिटेल्स में कि होता क्या है ये। सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस are those organizations whose objective is not to earn profit but to provide service to its member and to the society। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बैठा ही नहीं है पैसा कमाने के लिए, जो बैठा किसके लिए है? वेलफेयर करने के लिए, जन कल्याण करने के लिए, या फिर सोशल काम के लिए बैठा हुआ है, सर्विस प्रोवाइड किया जाता है जिसके द्वारा। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके द्वारा सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है सोशली काम के लिए या फिर वेलफेयर के लिए, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न ना करना है। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न ना करना होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, स्कूल्स हो गए, है ना, कॉलेजेस हो गए, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ये सब किस में आता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। क्योंकि इन लोगों का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न नहीं करना। इन लोगों का मेन मोटिव है सोसाइटी के लिए वेलफेयर बनाना, वेलफेयर क्रिएट करना, सोशल काम करना। इसलिए इस तरह का सर्विस जो भी प्रोवाइड किया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कोई भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न ना करना है, जो वेलफेयर के लिए काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर डेफिनेशन? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इस तरह के जो कंपनी होते हैं, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसका कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। जैसे क्लास 11 में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, है ना, बैलेंस शीट हम लोग पढ़ते थे क्लास 11 में। तो क्लास 11 में जो हम पढ़े हैं आपका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें हम लोग क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद कीजिए, उसमें हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते थे या फिर नेट लॉस निकालते थे कि नहीं? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते। क्यों? क्योंकि उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन व कंपनी जो होते हैं उनका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। इसलिए उन लोगों ने नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते थे उस टाइम। अब जब हम लोग पढ़ रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो इसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वो बनता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पहला, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ, उसके साथ बैलेंस शीट भी बनाई जाती है। बैलेंस शीट एज इट इज़ है, जैसे पहले बनाते थे हम लोग उसी तरह अभी भी बैलेंस शीट वही बनाया जाता है, सेम एज इट इज़, कोई भी चेंज इसमें नहीं हुआ है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो होते हैं ये कंपनी बनाती है, और एक बनाती है आपका जाके इनकम एक्सपेंडिचर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस है अपने साल के अंतर्गत वो अपना देखना चाहती है कितना पैसा मेरे पास आया, उसमें से कितना हम लोग खर्चा किए और मेरे पास कितना बचा हुआ है। इस अमाउंट को देखने के लिए कंपनी क्या करती है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर, ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनियां बनाती है। जो इस टाइप का एनजीओ टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एनपीओ टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो गया ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टाइप का ऑर्गेनाइजेशन जो भी हो गया, ये अपने साल भर के अंतर्गत जो भी पैसा का लेन देन हुआ है उस ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए कंपनी क्या करती है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए, अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट बेस पे तो काम नहीं करता। तो यहाँ पर पहले हम लोग जो क्लास 11 में पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे? नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। तो यहाँ पर प्रॉफिट के जगह पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे आपका सरप्लस का। किसका इस्तेमाल करेंगे? सरप्लस। याद रखिएगा, प्रॉफिट के जगह पर क्या इस्तेमाल होगा? सरप्लस का इस्तेमाल करेंगे, है ना। एज इट इज ए सिनोनियम्स वर्ड है, प्रॉफिट मतलब सरप्लस ही होता है। लेकिन सरप्लस का मतलब क्या हो गया? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न ना करना है, उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो भी निकालते हैं वो निकालते किस पर? सरप्लस पर, प्रॉफिट पर नहीं। और अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या निकालेगा? अपना प्रॉफिट निकालेगा।
क्योंकि चेक करेगा भाई साल के अंतर्गत मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ। लेकिन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न ना करना, जो वेलफेयर के लिए बैठा हुआ है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा, वो क्या निकालेगा, अपना सरप्लस निकालेगा। एज इट इज़ सेम इस तरह लॉस होगा तो उसकी जगह पर हम लोग डेफिसिट निकालते हैं। ठीक है, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब पढ़ेंगे हम लोग तब और डिटेल्स में इसको जान लेंगे हम लोग। चलिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी कंपनी व कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बनाती है वो कौन कौन सा बनाती है, पहला रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और दूसरा हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम एक्सपेंडिचर के साथ साथ कंपनी बैलेंस शीट भी बनाती है। तो ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सोर्सेस की। अब देखिए, ये एनपीओ जो है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके पास कोई भी चीज़ सोर्स होना चाहिए ना, जहाँ से वो पैसा आ सके, मतलब इनकम जहाँ से जनरेट हो सके। तो इस तरह के जो एनपीओ है, ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ ऑर्गेनाइजेशंस, उसके पास कुछ मेनली सोर्सेस वगैरह है। जैसे सबसे पहला था सब्सक्रिप्शन। अच्छा, आप लोग में से बहुत सारे ऐसे हैं जो अमेज़ॉन का नाम सुने होंगे ना। अमेज़ॉन में क्या होता है कि अमेज़ॉन कंपनी जो होती है वो हम लोग को ये बोलती है कि एक काम करो, हमको 999 रुपये यानी 999 रुपया पे ऑफ करो, इसके बदले में हम तुमको सब्सक्रिप्शन देते हैं, पूरे साल भर का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो इसके दौरान मेरा जो सर्विस है वो तुम लोग आसानी से यूटिलाइजेशन कर सकते हो। जैसे मान के चलिए अमेज़ॉन की तरफ से जो आता है डिलीवरी वगैरह फ्री में हो जाता है। उसके बाद जो भी सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, मूवी वगैरह वो होते हैं, ठीक है, वेब सीरीज़ वगैरह होते हैं, उसको हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं उसका सर्विस को। तो वो सब सर्विस को जो हम लोग लेते हैं उसके बदले हम लोग एक सर्टेन टाइम मैंने अमाउंट पे करना पड़ता है। ठीक है, एक टाइम पीरियड के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। इस तरह गाना.com भी होता है। गाना.com भी बोलता है कि 3 मंथ का क्या होता है, सब्सक्रिप्शन वगैरह ले आता है। मतलब 3 मंथ तक गाना.com का हम लोग जो गाना सुनेंगे वो क्या हो गया, वो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है गाना.com की तरफ से, और हम लोग उसका सर्विस को ले सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। इसी तरह एनजीओज में भी सब्सक्रिप्शन लिया जाता है। अगला पॉइंट था मेरे पास डोनेशन। डोनेशन का मतलब क्या होता है? डोनेशन का मतलब होता है दान दक्षिणा। जो भी दान दक्षिणा हम लोग को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं डोनेशन। तो जो भी एनजीओज होते हैं, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, इसके लिए हम लोग क्या मिलता है, डोनेशन मिलता है ना, ताकि उसी डोनेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, मंदिर बना सके, मस्जिद बना सके, या फिर हो सके मंदिर का रिन्यूअल कर सके। तो इसीलिए हम लोग को क्या मिलता है, यहाँ पर एनजीओज वगैरह को डोनेशन मिलता है। अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट जो है वो है एंट्रेंस फी। अब देखिए, जैसे मान के चलो कोई एनजीओज है बा कोई एनपीओ है, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो है एक बहुत बड़ा क्लब हॉल बनाया, ठीक है, बा एक बहुत बड़ा पार्क बना, ठीक है, जिस पार्क में हम लोग जाके योगा कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ के द्वारा दिए गए सर्विस को ले सकते, जैसे योगा सर्विस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, वहाँ पर जाकर पार्क में घूम सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या देना पड़ता है, एंट्रेंस फी देना पड़ता है। मतलब इसमें इंटर करने के लिए हम लोगों को फी चार्ज किया जाता है एनपीओ के तहत, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रेंस फी बोलते हैं। अगला एडमिशन फी आता है ना। अगर कोई भी एनजीओज वगैरह के लिए है ना, एक एनजीओज वगैरह जो होते हैं वो एडमिशन फ़ी चार्ज करते हैं कि भाई मेरा एक एडमिशन फ़ी है जो आपको फर्स्ट टाइम में लेना पड़ेगा, बा ये हर साल में लेना पड़ेगा, हर साल में आपको एडमिशन फ़ी देना पड़ेगा। जैसे आप लोग स्कूल्स कॉलेजेस में देख पाते हैं, मेंबरशिप फी एज इट इज़ एडमिशन फ़ी के जैसे होता है, हर एक मेंबर को एक फ़ी पेड करना पड़ता है, इसको बोलते हैं हम लोग मेंबरशिप फ़ी। अगला आता है लोन्स। लोन क्या है ना, तो जो एनजीओज वगैरह है ना, अगर मान के चलिए उसको कुछ सम स्पेसिफाई अमाउंट चाहिए, सम अमाउंट चाहिए, जिस अमाउंट को इस्तेमाल करना चाहता है, ठीक है, ऐसा कोई भी अमाउंट मान के चलिए कोई भी एनजीओज वगैरह होता है, उसको कोई भी चीज़ काम करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, पैसे का रिक्वायरमेंट है, तो उस जगह पर एनजीओज क्या करता है, लोन लेता है। तो लोन जब मिलेगा उस लेगा, लोन लेने के बाद क्या करेगा, वो अपना काम को करेगा पहले और बाद में इस लोन को वो रिकवर करेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि लोन्स भी एक केस में आता है, सोर्सेस में काउंटेबल किया जाता है, ट्रीट किया जाता है।
उसके बाद देखिए ग्रांट्स, ग्रांट्स होते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स, म्यूनसिपल ग्रांट्स, है ना। तो कोई भी सरकार के द्वारा एक लैंड दिया गया है, एक प्रॉपर्टी दिया गया है, या फिर कुछ सम स्पेसिफाई अमाउंट दे दिया गया है, जो गवर्नमेंट बोला कि ये लो ये पैसा ये तुम्हारा क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत तुम चाहो, एनजीओ को बोला कि तुम चाहो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है, जो ग्रांट्स या गवर्नमेंट देते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन देती है हम लोगों को, ठीक है, ये एसेट्स भी हो सकता है, सम अमाउंट भी हो सकता है, मतलब ये अमाउंट अभी भी हो सकता है और एसेट्स लैंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है एसेट्स, जो प्रॉपर्टी दिया गया है और ये सम अमाउंट ऑफ दिया गया, कुछ अमाउंट दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रांट्स। ये भी क्या है, हम लोग के लिए एक सोर्सेस है एनपीओ के लिए। और एक होता है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी जो होता है ये वन टाइम पेमेंट होता है, जिंदगी में एक बार। तो जो जिंदगी में एक बार होता है इसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप। ये रैकिंग नेचर का नहीं होता। अभी आपको समझा देंगे रैकिंग नेचर का मतलब क्या होता है। तो ये लाइफ मेंबरशिप फी जो है ये एक बार ही दिया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फी जो होता है वो वन टाइम पेमेंट होता है, एक बार जिंदगी में। देखिए यहाँ से जो चार चीज़ है ना आपका, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रांस फी, एडमिशन फी और मेंबरशिप फी, ये सब रेवेन्यू नेचर का होता है। कौन सा नेचर का होता है? रेवेन्यू नेचर का। रेवेन्यू रिसीट्स। ये सब होता है रेवेन्यू रिसीट्स का। और ये सब जो देख रहे हैं ना, तीन चीज, 1 2 3, ये सब को बोलते हैं हम लोग कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स सब हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। अच्छा, ये रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब होता है जो चीज रैकरिंग नेचर का होगा। कौन सा नेचर का होगा? रैकरिंग नेचर का होगा। रैकरिंग नेचर मतलब, रैकरिंग नेचर का मतलब एक सर्टेन ऑफ पीरियड में अगर कोई भी चीज बार बार रिपीट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रैकरिंग नेचर का, है ना। इसे कहने का मतलब क्या है, सपोज एग्जांपल देके समझते हैं। जैसे जनवरी के महीना में हम लोग बैंक में जाके 500 रुपया जो है वो जाके डिपॉजिट किए। सेम फरवरी के महीना में जाके भी हम लोग 500 रुपया डिपॉजिट करते हैं। फिर मार्च में जाकर हम लोग 500 रुपया डिपॉजिट करते हैं। तो हर महीना देखिए हम लोग 500 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं। मतलब सम एक सर्टेन अमाउंट जो होता है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद बार बार रिपीट होता है। इस तरह की चीज़ों का हम लोग बोलते हैं रैकरिंग नेचर, है ना। ये हो सकता है 3 महीने में जमा हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, एनुअरली भी हो सकता है, या फिर डेली भी हो सकता है। तो ऐसा कोई भी अमाउंट जो सर्टेन टाइम पीरियड के बाद बार बार रिपीट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रैकरिंग नेचर का। और जो रैकरिंग नेचर का होता है उसी को बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू रिसीट्स। ऐसा कोई भी सम ऑफ अमाउंट जो मेरे पास बार बार आता है, ठीक है। जैसे कोई भी आदमी है वो डोनेशन हर महीना कोई आके डोनेशन देके जाता है कि हर महीना हर दिन हम लोग क्या मिलता, डोनेशन मिलता। हर महीना या फिर हर साल में हमको सब्सक्रिप्शन मिलता। तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा। तो जो बार बार रिपीट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रैकरिंग नेचर का बा रेवेन्यू रिसीट्स। और ये जो तीन वो देख रहे हैं, लोन्स, ग्रांट्स और लाइफ टाइम मेंबरशिप फी, ये होता है कैपिटल रिसीट्स। इसको कैपिटल रिसीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो पैसा होता है वो लमसम में मिलता है। किसमें मिलता है? लमसम में। इस तरह का पैसा हमको लमसम में मिलता है और कभी कभार मिलेगा, हर टाइम नहीं मिलेगा। कोई कभी कभार हम लोग को जो पैसा मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। मतलब हर महीना में नहीं मिलेगा, हर साल में नहीं मिलेगा, कोई सर्टेन टाइम पीरियड के बाद एक बार मिलेगा। तो जब कोई सर्टेन टाइम पीरियड के बाद एक बार मिलता है ना उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसीट। लेकिन ये ह्यूज अमाउंट में मिलेगा, बहुत बड़ा मिलेगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, लमसम में मिलेगा, एक मुश्त में बहुत सारा पैसा मिलता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं।
लेकिन ये नॉन रैकरिंग नेचर का होता है, याद रखिएगा। एक नंबर क्वेश्चन पूछेगा तो बताइएगा, है ना, एमसीक्यू टाइप में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई में कि ये जो होगा वो क्या होगा, नॉन रैकरिंग नेचर का होगा। कौन कौन सा, लोन्स, ग्रांट्स और तुम्हारा आपका लाइफ मेंबरशिप फी, ये तीनों जो आएगा वो किस में आएगा, कैपिटल रिसीट्स में, क्योंकि लमसम में पैसा मिलेगा, एक मुश्त में मिलेगा, एक बार मिलेगा, इसलिए कैपिटल रिसीट्स, बार बार रिपीट नहीं होगा। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, एंट्रेंस फी है, एडमिशन फी है, मेंबरशिप फी है, ये सब क्या है, ये सब रेवेन्यू रिसीट्स में आते हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू रिसीट्स, मतलब रैकरिंग नेचर का, जो बार बार होते जाएगा। सब्सक्रिप्शन बार बार मिलेगा, डोनेशन बार बार मिलेगा, इंटरेस्ट फी मिलेगा, एडमिशन फी मिलेगा, मेंबरशिप फी मिलेगा, बार बार मिलेगा, तो ये सब किस में आएगा, रेवेन्यू रिसीट्स में। और लोन्स, ग्रांट्स और लाइफ मेंबरशिप फी ये बार बार नहीं मिलता, कोई एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद एक बार मिला, ठीक है, कोई फिक्स ऑफ टाइम नहीं है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल रिसीट बोलेंगे, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आई होप ये क्लियर हो गया, सोर्सेस क्या क्या होता है एनपीओ के पास, ये आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, डोनेशन। अब बात आता किसका, डोनेशन का। देखिए डोनेशन को फर्दर दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक हो गया जनरल डोनेशन, एक हो गया स्पेसिफाइड डोनेशन। ये जनरल डोनेशन का मतलब क्या हो गया, ऐसा डोनेशन जो स्पेसिफाई नहीं किया गया, जिसका हम लोग कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल डोनेशन। आप लोग कभी मंदिर वगैरह गए होंगे, ठीक है, तो जब भी मंदिर वगैरह आप जाइएगा तो देखिएगा इस तरह के दान पेटी रखा रहता मंदिर में, और इस दान पेटी में हर कोई आके पैसा जमा करता है ना। इस दान पेटी में हर कोई आके पैसा जमा करता है, कुछ ना कुछ दान देके जाता है। कोई आदमी आया 500 रुपया दान दे गया, कोई आदमी आया 200 रुपया दान दे गया, कोई आदमी आया 100 रुपया दान दे गया। तो इस तरह का जो दान मिलता है, जो इकट्ठा हो जाता, मान के चलिए सब कोई दान दिया है, बॉक्स पूरा भर के इकट्ठा हो गया। अब ये पैसा को, ये जो मंदिर का ऑर्गेनाइजेशन है, इस पैसा को जहां चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर बात को समझिएगा। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि ये पैसा को स्पेसिफाई नहीं किया गया कि इस चीज़ के लिए खर्चा करना, तो इस पैसा को हम लोग जहाँ चाहे इस्तेमाल कर, जैसे मान के चलिए हम लंगर करा दिए, मान के लीजिए, ठीक है, आदमी लोगों को भोजन करा दिए, या फिर हो सकता है मंदिर के रेनोवेशन करा लिए, या फिर हो सकता है पेंट करा दिए मंदिर को, तो कुछ भी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया गया। जो दान पेटी होता है जनरल डोनेशन की तरह, याद रखिएगा। दान पेटी जो देख पाता है ना मंदिर में, वो क्या है, याद रखिए, उससे क्या है, वो एक जनरल डोनेशन है, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि पैसा को इस्तेमाल कहाँ करना है। और जब हम लोग स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि पैसा को इस्तेमाल कहाँ करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरल डोनेशन, एकदम जनरल डोनेशन, स्पेसिफाई नहीं किया गया इसको, ठीक है। इसको हम लोग कहीं भी खर्च करें, मंदिर में हो सके क्या, आदमी लोगों को भोजन करा दिए, लंगर लगा दिए, हो सकता है इसी पैसा से हम लोग क्या कर दें, पेंट करा दिया मंदिर को, हो सकता है एक छोटा सा और मंदिर बना दिए इस पैसा से, तो ये स्पेसिफाई नहीं किया गया, ठीक है। तो इस पैसा को हम लोग कहीं भी खर्च कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग जनरल डोनेशन, जो जनरल है, जिसका कहीं भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन का अंतर्गत है। दूसरा आता है स्पेसिफाइड डोनेशन। देखिए स्पेसिफाइड डोनेशन का मतलब क्या हो गया, मान के चलिए कोई एक नेताजी आए, एमएलए आए, और वो आके क्या कि 11 लाख रुपया डोनेशन देके चले गए, और आके बोले कि देखिए आप जो मंदिर बनाए हैं, है ना, इस मंदिर के बगल में एक राम मंदिर का निर्माण कीजिए। ऐसे भी समझ सकते कि एक जमीन है ना, जिस जमीन के अंदर वो बोल के गए कि इस जमीन के अंदर एक मंदिर बनवाइए आप, इसके लिए हम 11 लाख रुपए आपका डोनेशन देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो तो उस जो ऑनर है, जो दान देके गया, जो भी नेताजी हैं, जो भी नेताजी हैं, वो स्पेसिफाई कर दिए कि भाई देखो ये पैसा को तुमको इसी जगह में खर्च कर सकते हैं। तो नेताजी जब स्पेसिफाई कर दिए हमको कि ये पैसा को हम इसी जगह पर खर्च कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम स्पेसिफाई डोनेशन, क्योंकि ऑलरेडी नेताजी स्पेसिफाई कर दिए कि भाई जो ये पैसा दे रहे हैं ना, इस पैसा को तुम इस जमीन में एक मंदिर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो।
तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेसिफाइड डोनेशन। तो जो 11 लाख रुपए हमको मिला ना, ये क्या हो गया मेरे लिए, एक स्पेसिफाइड डोनेशन कहलाएगा। और ये मेरे लिए एक लाइबिलिटी ट्रीट किया जाएगा। क्या ट्रीट किया जाएगा, लाइबिलिटी। एक लाइबिलिटीज ट्रीट होगा, है ना। इसको इसलिए हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, बैलेंस शीट में, ठीक है। ये मेरे लिए लाइबिलिटीज है। क्यों, क्योंकि कल दिन नेताजी अगर आएंगे तो हमसे ये पूछेंगे कि जो 11 लाख रुपए दिए थे इसमें आपको मंदिर बनाने के लिए वो लगे थे, तो आप मंदिर बनवाएं तो हमको दिखाना पड़ेगा, हाँ देखिए हम इसके बदले में एक मंदिर यहाँ पर बनाए हैं। इसका मतलब ये जो अमाउंट है, सम अमाउंट हमको मिला 11 लाख का, ये 11 लाख क्या कहलाएगा, स्पेसिफाइड डोनेशन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये लाइबिलिटीज़ को क्रिएट करता है, और जो लाइबिलिटीज़ को क्रिएट करता है वो क्या होता है, उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं, है ना। तो जनरल डोनेशन और स्पेसिफाइड डोनेशन समझ में आ गया। स्पेसिफाइड डोनेशन में और भी बहुत आता है, आप लोग ट्रीट कर अगर करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर में तो देखेंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ए डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये भी क्या है, स्पेसिफाइड डोनेशन है, क्योंकि स्पेसिफाई कर दिया, डोनेशन के बाद क्या लिखा हुआ, बिल्डिंग। तो ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये डोनेशन किसके लिए दे रहे हैं, बिल्डिंग के लिए दे रहे हैं। तो इस तरह के डोनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफाइड डोनेशन। जो पहले स्पेसिफाई कर दे कि भाई ये इस काम के लिए दे रहे हैं, उसको आपको उसी काम के लिए खर्च करना पड़ेगा, इसीलिए उसको बोलेंगे हम लोग स्पेसिफाइड डोनेशन। और जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन का मतलब है ऐसा डोनेशन जो स्पेसिफाई नहीं किया, जिसको हम लोग जहाँ जहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल डोनेशन। तो जनरल डोनेशन और स्पेसिफाइड डोनेशन, आई होप ये आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। देखिए एज इट इज ये भी सेम है उसी तरह। एक होता है जनरल फंड, जो जनरली होता है। अच्छा, जनरल फंड को हम कैपिटल फंड भी बोलते हैं और कॉर्पस फंड भी बोलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, जनरल फंड आर ऑल्सो नोन एज कॉर्पस फंड और कैपिटल फंड, ठीक है। जनरल फंड को हम लोग कैपिटल फंड भी बोलते हैं और कॉर्पस फंड भी बोलते हैं। एक नंबर से क्वेश्चन कभी एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, तो बोलिएगा जनरल फंड का मतलब क्या होता है, कैपिटल फंड भी बोलते हैं उसको, कॉर्पस फंड भी बोलते हैं। ये जो जनरल फंड है ना, ये किसके लिए है, जनरली फंड है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहीं भी कर सकते हैं। तो इस तरह का फंड जो होते हैं, इस तरह का फंड को हम लोग कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बोलते हैं जनरल फंड। और एक होता है स्पेसिफाइड फंड। देखो स्पेसिफाइड फंड, तो जो स्पेसिफाइड फंड है ना, इसको पहले स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि ये जो है ये इस काम के लिए है, पहले स्पेसिफाई है कि ये इस काम के लिए दिया गया है ना। तो इस तरह के जो चीज़ होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफाइड फंड्स। जैसे मान के चलिए स्पेसिफाई में बहुत सारा फंड आता है, जैसे एक आता है मैच फंड। मैच फंड्स पहले स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये फंड जो है मैच कराने के लिए खर्चा करेगा। तो इसका मतलब क्या, कोई भी एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या करेगा, ये पैसा को सिर्फ मैच कराने में ही खर्च करेगा। कोई एक व्यक्ति आया 1 लाख रुपए का फंड बना दिया, ये लो पैसा पकड़ो, इसका तुम 1 लाख का फंड बना लेना, है ना, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, स्पेसिफाइड फंड। इसका नाम क्या देंगे, मैच फंड हम लोग, इसीलिए क्योंकि इसमें इस पैसा को हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, मैच कराने के लिए कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग मैच फंड। इस तरह और भी बहुत सारा फंड आता है, जैसे अवॉइड फंड आता है, अवॉर्ड फंड। अवॉर्ड फंड का मतलब अवार्ड देने के लिए, किसी को अगर आपको अवार्ड देना है तो उसके लिए एक फंड क्रिएट कर दिए जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवार्ड फंड, जिसमें अवार्ड दिया जाएगा। इस फंड का बाकी इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया जाएगा, इस पैसा का इस्तेमाल किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ अवार्ड को देने के लिए। अगला इसके तहत आता है एंडाउमेंट फंड। एंडाउमेंट फंड, एक मिनट फिर से लिख देते हैं।
इंडाउमेंट फंड। इंडाउमेंट फंड का मतलब क्या होता है, बात को समझिएगा। मतलब जैसे मान के चलिए आपके पास कुछ सम स्पेसिफाई अमाउंट पड़ा हुआ है, मान के चलिए 10 लाख रुपए आपके पास पड़ा हुआ है। आपने क्या किया, इस पैसा को जाकर बैंक में डिपॉजिट करा दिया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब बैंक क्या करेगा, इसके बदले में आपको इंटरेस्ट पेड करेगा। बैंक इसके बदले में क्या देगा, इंटरेस्ट पेड देगा। अब इसी इंटरेस्ट का पैसा से आप अपना रोजाना खर्चा जो होता है ना, जो डे टू डे लाइफ एक्सपेंसेस है, उसका आप लोग खर्च कर सकते हैं इसी इंटरेस्ट के पैसे से। इस तरह के फंड को हम लोग बोलते हैं इंडाउमेंट फंड। मतलब ऐसा सम ऑफ अमाउंट जिसको हम लोग बैंक में इन्वेस्टमेंट कर दिए और बैंक उसके बदले में क्या दे रहा है, हमको इंटरेस्ट दे रहा है, और उसी इंटरेस्ट का हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग उसका खर्च कर सकते हैं, एक्सपेंस को खर्च कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों का हम लोग क्या बोलते हैं, इंडाउमेंट फंड। और एक फंड आता है आप लोगों के पास जिसका नाम है एन्युटी फंड। ये एन्युटी फंड क्या होता है, एन्युटी फंड का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए एक आदमी के पास एक लैंड है व प्रॉपर्टी है, जो भी बोलना, एक लैंड है। अब वो आदमी जो है ये लैंड एनपीओ को डोनेट कर दिया, वो जो ऑनर है ये लैंड को एनपीओ को डोनेट कर दिया, लेकिन उसके बदले में एक शर्त रखा है, क्या कि ये इसके बिहाफ में एक बेनिफिशियरी खड़ा करेगा, एक बेनिफिशियरी खड़ा करेगा, जिस बेनिफिशियरी को हमको है ना टाइम टू टाइम कुछ सम ऑफ अमाउंट पेड ऑफ करना पड़ेगा, है ना, पे करना पड़ेगा। तो ये जो बेनिफिशियरी है ना, ये मालिक जो है, ऑनर जो है, वो एनपीओ को बोलेगा कि मेरे बदले में इसको कुछ सम ऑफ अमाउंट आपको देना पड़ेगा, और ये लाइफ टाइम देना पड़ेगा, जब तक इसका डेथ ना हो जाए तब तक, है ना। कुछ सम ऑफ अमाउंट, जैसे मान के चलो 1000 पर मंथ बोला गया, एज ए एग्जाम्पल ले जा रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं हम। एज्यूम कर लीजिए कि 1000 रुपीज़ एनपीओ पे ऑफ कर रहा है, किसको, उसके बेनिफिशियरी को, किसके बदले में, ये लैंड के बदले में, ठीक है। अब क्या हो गया, जब इसका डेथ हो जाएगा ना, जब ये मर जाएगा आदमी, तब इसको पैसा भी देना नहीं पड़ेगा, और ये लैंड जो हो गया वो किसके लिए हो जाएगा, एनपीओ का हो जाएगा। तो इस तरह के फंड को हम लोग बोलते हैं एन्युटी फंड। तो कंपनी क्या करती है, एनपीओ क्या करती है, एक फंड बना के रखती है, इसी फंड से इसको पे ऑफ किया जाता है ना। तो इस तरह कुछ फंड होते हैं, जैसे एन्युटी फंड हो गया, इंडाउनमेंट फंड हो गया, अवॉर्डेड फंड हो गया, मैच फंड हो गया। ये सब होते हैं स्पेसिफाई फंड, जो स्पेसिफाई कर दिया भाई इसी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, इसको दूसरा काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्पेसिफाई कर दिया कि इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह के फंड को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफाई फंड। और एक होता है जनरल फंड, जिसको जनरली हम लोग हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल फंड। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा आप लोग को, जनरल फंड क्या होता है, स्पेसिफाई फंड क्या होता है। स्पेसिफाई फंड में कौन कौन सा फंड आता है, मैच फंड आता है, अवॉर्डेड फंड आता है, इंडोनमेंट फंड आता है, और एन्युटी फंड आता है। इंडोनमेंट फंड समझ में आ गया होगा, और एन्युटी फंड भी समझ में आ गया। और एक फंड होता है फिक्स्ड एसेट फंड। देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास एक बार में एक लमसम अमाउंट नहीं होता कोई फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, ये सब खरीदने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट हम लोग को चाहिए होता है। तो जो एनपीओ होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो क्या करता है, एक फंड क्रिएट कर देता है, जिसके तहत वो कुछ पैसा हर बार जमा करता है, जिसके तहत क्या होता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उस पैसा को वो जो लैंड है, बिल्डिंग है, उसको खरीदने में इस्तेमाल करते। मान के चलिए लैंड खरीदना है तो एक लैंड खरीदेगा, ठीक है। तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद क्या करता है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो लैंड खरीदने के लिए कुछ पैसा जो होता है हर बार जमा करके रखता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट्स फंड। आई होप फंड जो है आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक्स आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेगेसी। लेगेसी का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए एक बूढ़े दादाजी हैं, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है फिर भी कोशिश कर रहा हूँ बनाने, चलिए। और ऐसे भी पेन टैब में ना बहुत दिक्कत होता है। तो चलिए देखिए, लेगेसी का मतलब क्या हो, ये बूढ़े दादाजी हैं मान के चलिए, और इनका उम्र हो गया है ना। अब क्या होगा
ये आज ना कल मर जाएंगे, डेथ कर देंगे। तो इनके पास एक बहुत बड़ा विरासत है, ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, लैंड। चलिए, एक लैंड है। अब इस लैंड को जो है ये दादाजी जो होता है ये एनपीओ को डोनेट कर गए। किसको डोनेट किया? एनपीओ को डोनेट कर दिया कि भाई लो, ये मेरे मर जाने के बाद ये लैंड तुम्हारा। तो अब क्या है, ये दादाजी दो कंडीशन कर सकते हैं। पहला कंडीशन ये कि वो कुछ ना बोले, वो खाली जो ऑनर है दादाजी है ये क्या करते, लैंड को डोनेट कर दे। अब एनपीओ चाहे तो इस लैंड का कोई भी जगह भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इस जगह पर हम लोग इसको कहां पर ट्रीट करेंगे, लेगेसी को ट्रीट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। याद रखिएगा, इसको ट्रीट क्या कहा जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अगर दादाजी कोई भी बात ना बोले कि लैंड का करना क्या, इस जमीन का प्रॉपर्टी करना क्या है, तो एनपीओ उसको ट्रीट कहाँ करेगा, एज ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड इसको शो किया जाएगा, लेगेसी को। बट अगर दादाजी ये बोल दें, स्पेसिफाई कर दे कि ये लैंड में क्या होगा, एक मंदिर का निर्माण करोगे तुम, इसमें क्या बनाओगे, एक मंदिर बनाओगे। अब दादाजी अगर स्पेसिफाई कर दे भाई कि इसमें एक आपको मंदिर बनाना है, तो एनपीओ क्या करेगा, एनपीओ के लिए क्या बन जाएगा, ये एक लाइबिलिटीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज बन जाएगा। अब देखिए, ये जो लाइबिलिटीज बन जाएगा एनपीओ के लिए, तो एनपीओ अब क्या करेगा, एनपीओ लाइबिलिटीज क्रिएट कर देगा। तो एनपीओ अब क्या करेगा, अब इसको एनपीओ इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, आप इसको कहाँ लिखेगा, बैलेंस शीट में। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन हो कि स्पेसिफाई कर दे कि लेगेसी एज ए कैपिटल रिसीट्स है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटीज में ट्रीटमेंट किया जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड इसको ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर दादाजी ये ना कहे, यहाँ पर एडजस्टमेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो, तो लेगेसी को आप उठा कहाँ पर रख दीजिएगा, एकदम इनकम एक्सपेंडिचर में। याद रखिएगा बात कि जो लेगेसी है अगर वो स्पेसिफाई नहीं किया गया किस कारण है, खाली डोनेट कर दिया एनपीओ को, तो एनपीओ उसको ट्रीट करेगा इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में। अगर स्पेसिफाई कर दादाजी किस काम के लिए दे रहे हैं, तो इसको लाइबिलिटीज ट्रीट किया जाएगा और इसको लिखेंगे हम लोग कहाँ पर, बैलेंस शीट में। याद रखिएगा बात, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया लेगेसी, कोई डाउट नहीं है। प्रीवियस में फंड बेस्ड अकाउंटिंग में कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, जितना था हम क्लियर करा दिए हैं। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, बता देना। डोनेशन में जनरल डोनेशन, स्पेसिफाइड डोनेशन, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। सोर्सेस, कहाँ से पैसा आते हैं, फाइनेंस स्टेटमेंट और डेफिनेशंस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होना चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिसीट्स पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।